भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। और उसको भी अभी खड़ा होना था। जल्दबाजी से काम लेना तो सुना है। इस भवन की बुनियाद जो शिक्षा की बुनियाद है उसे खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर एक आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे और कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे। इनका मानना था कि अगर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। अब मैं छोटा वो बड़े, मेरी उम्र 9 साल और इनकी उम्र 14 साल की थी। इन्हें मेरी देखरेख और निगरानी का पूरा जन्मोचित अधिकार था और मेरी शालीनता भी इसी में थी कि इनके हुक्म को कानून समझूं। ये स्वभाव से बड़े ही अध्ययनशील थे, हर दम किताबें खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी तो कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों तो बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे और कभी कभी तो एक ही नाम शब्द या वाक्य को 10-20 बार लिख डालते और कभी तो एक ही शेर को बार बार सुंदर अक्षर से नकल करते और कभी तो ऐसी शब्द रचना करते जिसका ना कोई अर्थ और ना ही कोई सामर्थ्य होता। एक घंटा भी किताब लेकर बैठना मानो पहाड़ का पहाड़। मौका पाते ही हॉस्टल से निकल जाता और मैदान में आ जाता। कभी कबड्डी उछालता तो कभी कागज की तलना उड़ाता और साथी में गया तो भी पूछना क्या गुल्ली करते हैं। चल पीछे 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 भाई साहब ने बहुत रूप देखकर प्राण छूट जाते थे। तब पहला सवाल होता कहाँ थे? कहाँ थे? हमेशा यही सवाल और इसी ध्वनि में पूछा जाता। मेरे पास उसका जवाब केवल मौन था। अरे ना जाने ये बात मेरे मुंह से क्यों ना निकलती थी। अरे बाहर ही तो खेल रहा था। पर मेरा मौन कह देता कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा दूसरा इलाज ना था कि गोश में मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करें। किससे बातें कर रहे हो? हैं? किताब निकालो। अंग्रेजी की पढ़ो। यार सीने नीचे करो। पढ़ो। अरे तुम पढ़ो ना, तुम क्यों देख रहे थे? पढ़ो।
15 M man इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो सारी जिंदगी पढ़ते रहोगे और एक अक्षर ना आएगा। अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं कि जो चाहे पढ़ जाए। अरे वरना ये ऐरा गहरा तो खैरा सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते। यहाँ रात दिन आंखें खोलनी पड़ती हैं, खून जलाना पड़ता है, तब जाकर कहीं ये विद्या आती है। और आती क्या है, कहने को आ जाती है। अरे बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते, बोलना तो पूरा। और मैं कहता हूं तो तुम कितने भोंगा हो कि मुझे देखकर भी समझ नहीं लेते। मैं कितनी मेहनत करता हूं ये तुम अपनी आंखों से देखते हो, और अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। इतने मेले तमाशे होते हैं, तुमने मुझे कहीं देखने जाकर देखा है? अरे रोज ही क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं पास नहीं बैठता, हमेशा पढ़ता रहता हूं, लेकिन उस पर भी एक एक दर्जे में 2-2, 3-3 साल पढ़ा रहता हूं। अरे फिर तुम कैसे आशा करते हो कि खेल कूद में वक्त कमाकर पास हो जाओगे? मुझे तो 2 ही 3 साल लगते हैं, तुम उम्र भर इसी दर्जे में सड़ते रहोगे। और अगर इसी तरह उम्र गवानी है ना, बेहतर है घर चले जाओ, मजे से गुल्ली डंडा खेलो। दादा की गाड़ी कमाई के ऊपर क्यों बर्बाद करते हो? जब देखो गुल्ली डंडा। और हाँ, अपने खेलने में निकल जाना। भाई साहब की लड़ाई सुनकर मैं आंसू आने लगता। अरे जवाब ही क्या था, अपराध तो मैंने किया, कतार कौन सा है? पर भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे, ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति मार चलाते, जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते। अरे इस तरह की जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मेरे में नहीं है। और इस निराशा में जरा देर में सोचता कि क्यों ना घर चला जाऊं। भाई जो काम मेरे बूते के बाहर है उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? खाना तो जो ही सही, बेवकूफ भी सही, लेकिन नहीं होती मुझसे पढ़ाई। मैं कह दूंगा भाई साहब से कि मैं घर चला जाऊंगा, उससे जो भी पढ़ाई उड़ाई मैं घर चला जाऊंगा। लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा की बातें हट जाती और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। लेकिन बिना पहले से कोई नक्शा बनाए, बिना किसी स्ट्रिंग के किसी काम की शुरुआत कैसे करूं? टाइम टेबल में खेल कूद के लिए टाइम तो रहता ही नहीं। हाँ, प्रातः काल उठना, 6 बजे मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। आज 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक गणित, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन और स्कूल, 3:30 बजे स्कूल से वापस आना, आधा घंटा आराम, 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कंपोजिशन, फिर भोजन करना और भोजन करके फिर पढ़ने बैठ जाना। 8 से 9 तक अनुवाद, 9 से 10 तक हिंदी और 10 से 11 तक विविध विषय और फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है और उस पर चलना यानी अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन से टाइम टेबल की ऐसी की तैसी होना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की उछल कूद, कबड्डी की दावत और वॉलीबॉल की तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और नाक से अपने खींच ले जाती थी। और यहाँ आते मैं सब कुछ भूल जाता और जानलेवा टाइम टेबल को आंख खोल पुस्तकें किसी की याद न रहती और फिर भाई साहब को नसीहत और फजीयत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साय से भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता। अरे कमरे में इस तरह दबे पाँव आता कि भाई साहब को खबर ना हो। उनकी निगाह मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले।
हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती है, जैसे मौत और विपत्ति के बीच में आदमी मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता है। उसी प्रकार लाख डांट खाने के बावजूद भी मैं खेल कूद को नहीं छोड़ रहा। सालाना इम्तिहान हुआ और भाई साहब मैं पास हो गया और तो और क्लास में फर्स्ट आया। अब मेरे और भाई साहब के बीच में केवल 2 साल का अंतर रह गया था, सिर्फ 2। जी में आया कि भाई साहब को आड़े तो लूं। क्यों महाराज, आपकी वो घोर तपस्या कहाँ गई? अब मुझे देखिए, मजे से खेलता भी रहा, क्लास में फर्स्ट भी हूँ। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि मुझे इनसे दिली हमदर्दी हुई और इनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार। अब मुझे लज्जा प्रचार हुआ। हाँ, मुझे अपने ऊपर अभिमान हुआ और मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ा। भाई साहब का वो रोग अब मुझ पर ना रहा। आजादी से खेल कूद में शरीक होने लगा, क्योंकि दिल मजबूत था कि अगर भाई साहब ने मेरी फर्जियत की तो साफ कह दूंगा कि आपने अपना खून चलाकर 2 तीर मार दिया। मैं तो खेलते कूदते भी क्लास में पढ़ी, लेकिन जुबान से दिखाने का साथ ना होने पर भी मेरे रंग से साफ जाहिर था कि भाई साहब का आतंक मुझ पर नहीं है। भाई साहब की बुद्धि बड़ी तीव्र है, इन्होंने इस बात को भाप लिया और एक दिन मैंने सुबह का सारा समय गिर की वेट किया। आप क्रिकेट खेलेंगे और पूरा गांव लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। चल मैं बैटिंग कर रहा हूँ। हल्के हल्के तैयार है? हाँ। लटके गई आज ही फिर बिना गाँव में चला गया, आगे से इसके साथ खेलूंगा ही नहीं। आइए, खेल के आ गए? अरे राजे बाबू आ गए? अरे देखता हूँ तुम इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो, तो तुम्हें दिमाग हो गया। अरे मगर भाईजान घमंड बड़े बड़े का नहीं रहा, तुम्हारी क्या हस्ती है? इतिहास में रावण का हल तो पढ़ा ही होगा। उसके चरित्र से तुमने कौन सा उपदेश किया या यूं ही पढ़ गए? अरे सिर्फ इम्तहान पास कर लेना कोई चीज नहीं है, असल चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था, ऐसे राजाओं को क्या कहते हैं? पता तो होगा नहीं तुम्हें? दिन भर गुल्ली डंडा। अरे ऐसे राजाओं को चक्रवर्ती कहते हैं। संसार के सभी महीम उसे कर देते थे टैक्स। शाहरुख को भी एक बार अहंकार हुआ था, भीख मांग कर मर गया। और तुमने तो अभी केवल 1 दर्जा पास किया है, अभी से तुम्हारा सिर गिर गया। अब तो तुम आगे बढ़ चुके। ये समझो कि तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए हो, बल्कि अंधे के हाथ बटेर लगी है। मगर बटेर सिर्फ एक बार हाथ लग सकती है, बार बार नहीं। कभी कभी गुल्ली डंडे के खेल में भी अंधा चोट निशाना लग जाता है, लेकिन इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं होता। सफल खिलाड़ी वो है जिसका कोई भी निशाना खाली ना जाए। अब मेरे फेल होने पर ना जाओ। मेरी क्लास में आओगे ना तो दांतों तले पसीना आ जाएगा। जबर आप ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिस्तान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा। बादशाहों के नाम याद रखना आसान नहीं है। 8 हेनरी को गुजरे, कौन सा कांड किस हेनरी के समय हुआ, क्या ये सब याद कर लेना आसान समझते हो? अरे हेनरी 7वें की जगह अगर हेनरी 8वां लिख दिया, सारे नंबर का है। सपाचक सिपर भी ना मिलेगा, सिपर भी वो किस ख्याल में? अरे दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम गोड़ियों चारम, दिमाग चक्कर खाने लगता है, आधी रोग हो जाता है। अरे उन भागों को तो नाम भी ना जोड़ते थे
एक ही नाम के पीछे दोयम तेरम चारम पंचम लगाते चले गए। अरे मुझसे पूछते तो 10 लाख नाम बता देता, 10 लाख। और ज्योमेट्री तो वो खुदा की पनाह। आप आजा की जगह अगर आजा लिख दिए तो सारे नंबर काट दिए। कोई निर्णय उम्मीदों से ये नहीं पूछता कि आखिर आप आ जाओ आ जाओ में क्या फर्क है। और व्यर्थ की बात के लिए छात्रों का खून क्यों करते हो? दाल भात रोटी खाइए, भात दाल रोटी, इसमें क्या रखा है? लेकिन नहीं, अरे परीक्षकों को क्या कर रहा है ये तो कोई नहीं लेना जो पुस्तक में लिखा है। चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डालें। कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। अब आप कॉपी खोले, कलम हाथ में लिए, उसके नाम को रोइए। अरे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात होती है। इससे हमारे जीवन में संयम आ जाता है, दूसरों का हम पर स्नेह होने लगता है और हमारे कारोबार में उन्नति होती है। लेकिन जरा सी बात के लिए 4 पन्ने कैसे लिखें? जो बात 1 पन्ने में कही जा सके उस पर 4 पन्ने लिखने की जरूरत? अरे मैं तो इसे हिमाकत समझता हूँ कि व्यर्थ में किसी बात को ढूंढ दिया। मैं तो चाहता हूँ कि आदमी को जो कुछ भी कहना हो चटपट कह दे और नहीं रहा। लेकिन नहीं, आपको 4 पन्ने रंगने पड़ेंगे और पन्ने भी पूरे पुलिस के आकार के। अरे अगर तो ये है कि कह दिया संक्षेप में लिखो, समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम ना हो। संक्षेप में 4 पन्ने हुए, वरना शायद 100-200 पन्ने लिखवाते। तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे। अरे है उल्टी बात है, इतनी सी बात तो एक बच्चा भी समझ सकता है, लेकिन यहाँ कोई भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है। लेकिन अध्यापकों को इतनी भी तमीज नहीं है। उस पर से दावा है कि हाँ हम अध्यापक हैं, हमारी सैलरी बढ़ाओ, हमारी सैलरी बढ़ाओ। अरे काहे की सैलरी बढ़ाओ? तो लाला जब मेरी दर्जे में आओगे ना तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब जाकर आटे दाल का भाव मालूम होगा। इस साल पास हो गए हो तो जमीन पर पांव नहीं रखते। अरे लाभ फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं, मुझे जिंदगी का तुमसे ज्यादा तजुर्बा है। मेरी बात को गिरे बांधिए वरना पछताओगे। देखकर भी नहीं समझते। और हाँ, जब तक मैं आऊंगा पूरा कमरा साफ मिलना चाहिए और भोजन बना के रख दिया कर लेना। स्कूल का समय निकट था, नहीं तो भगवान ही जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होगी। भोजन, अरे भोजन तो आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था, निस्वाद। जब पास होने पर इतनी डांट पड़ रही है, अगर फेल हो जाऊं तो मेरी जान ही ले ली जाए। और आई साहब ने जो अपनी कक्षा की पढ़ाई का भयंकर चित्र खींचा था, अरे उसने मुझे भयभीत कर दिया। कैसे स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार होने पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि शिव की त्यों बनी रही। खेल कूद का कोई भी अवसर हाथ से ना जाने देता। एक बात थी, मैं पढ़ता भी था मगर बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और क्लास में जलील ना होना पड़े। अब अपने ऊपर जो विश्वास पैदा किया था, भाई साहब ने उसकी ऐसी की तैसी कर दी और फिर वही चोरों का सा जीवन करने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हो गया। मैं फिर पास हो गया और भाई साहब भाई साहब फिर फेल हो गए। मैंने ज्यादा मेहनत ना की पर ना जाने कैसे क्लास में फर्स्ट आ गया। अरे मुझे खुद आश्चर्य हुआ, भाई साहब ने प्राणांत तक परिश्रम किया था। कोर्स का एक एक शब्द जान के रात 10 बजे तक इधर, सुबह 4 बजे से उधर, 6 से 9:30 तक स्कूल जाने से पहले अरे मुद्रा कांतिहीन हो गई थी। मुझसे कहा करते थे ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा करो, विद्या आती है। अगर बेचारे खुद फेल हो गए, मुझे इन पर दया आती थी। नतीजा सुनाया गया तो मेरे पास ही बैठे थे, रोने लगे। अब इन्हें देखकर मैं भी रोने लगा। अपने पास होने वाली खुशी आधी हो गई थी। अगर मैं भी फेल हो गया होता तो शायद भाई साहब को इतना बुरा ना लगता, लेकिन विधि का विधान कौन डाले। अब मेरे और भाई साहब के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक क्लास का अंतर है, सिर्फ एक।
मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि अगर भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए फिर मैं इनके बराबर आ जाऊंगा, फिर किस आधार पर मेरी फजीयत कर सकेंगे। लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। अरे आखिर वो मेरे भले के लिए तो डांटते हैं, मुझे उस वक्त बुरा क्यों लगता है। अब शायद इनके उपदेशों का ये असर है कि मैं धनाधन पास होता जा रहा हूं, अब वो भी इतने अच्छे नंबरों से। भाई साहब अब सचमुच बहुत कुछ नरम पड़ गए थे, देखा ना जी आपने। अरे कई बार तो मुझे डांटने का अवसर पाकर भी भाई साहब ने धीरज से काम लिया। भाई साहब वो भी धीरज से। शायद वो समझने लगे थे कि उन्हें मुझे डांटने का हक नहीं रहा, या रहा तो बहुत कम। मेरी स्वाधीनता बढ़ी और मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा और मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं तो पास ही हो जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं मेरी तकदीर बलवान है। इसलिए भाई साहब के डर से थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करता था, अब वो भी बंद किया। मुझे एक नया शौक पैदा हो गया था, नया शौक, पतंग उड़ाने का शौक। अब सारा दिन पतंगबाजी की भेंट होता था, फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था। उनकी नजरें बचाकर मैं पतंग उड़ाता था। माजा देना, कन्ने बांधना, पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याएं अब गुप्त रूप से हल की जाती थी। भाई साहब को यह संदेह न होने देना चाहता था कि उनका लिहाज और सम्मान मेरी नजरों से कम हो गया है। एक दिन शाम के समय हॉस्टल से दूर एक पतंग लूटने मैं बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी, मन उस आकाश गगनपति की ओर जो मंद गति से ढूंढता हुआ अपने पतंग की ओर चला जा रहा था। मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन के नए संस्कार ग्रहण करने जा रही है। बालकों की पूरी सेना लगे और झटकार पास किए उसका स्वागत करने के लिए दौड़ी चली आ रही है। किसी को भी अपने आगे पीछे की कुछ खबर न थी, मानो कि आकाश में उस पतंग के साथ उड़ रहे हो जहाँ सब कुछ समतल था, न मोटर कारें, न ट्राम, न गाड़ियां। सहसा भाई साहब से मेरी वही मुठभेड़ हो गई जो बाजार से लौट रहे थे। पीछे दो, मेरी पता क्या है, पीछे दो, कोई नहीं रुकेगा, पीछे। इधर देखो, इधर देखो। हाथ जोड़ो, चलाओ। तुम्हें बाजारी लौंडों के साथ 2 पैसे की पतंग के लिए दौड़ता शर्म नहीं आती? अरे तुम्हें कुछ इसका भी लिहाज नहीं है कि तुम अब नीची क्लास में नहीं हो, बल्कि 8वीं क्लास में आ गए हो, मुझसे सिर्फ 1 दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल रखना चाहिए। अरे एक जमाना था जब लोग 8वीं क्लास पास करके नायब तहसीलदार हो जाते थे। मैं कितने ही मिडलजियों को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट हैं। अरे कितने ही 8वीं क्लास वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं, और बड़े बड़े विद्वान ना उनकी मातहती में काम करते हैं। बैठो सर। और तुम उसी 8वीं क्लास में आकर इन बाजारी लौंडों के साथ पतंग के लिए चढ़ रहे हो। मुझे तुम्हारी चमकली पर दुख होता है। तुम ज़हीन हो, इसमें शक नहीं, लेकिन वो ज़हन किस काम का जो तुम्हारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले। तुम अपने मन में समझते होगे कि मैं भाई साहब से महज 1 दर्जा नीचे रह गया हूं और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं। लेकिन ये तुम्हारी गलती है। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा, और चाहे आज तुम मेरी ही क्लास में क्यों ना आ जाओ। अगर परीक्षकों का यही हाल रहा ना तो निसंदेह ये अगले साल मेरे समकक्ष हो जाएगा, और शायद 1 साल बाद तुम मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है ना,
उसे तुम तो क्या खुदा भी नहीं मिटा सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया और जिंदगी का जो तजुर्बा है ना, तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते, चाहे तुम्हें DPhil या DLit क्यों ना हो जाओ। अरे समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती हैं। हमारी अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया, और दादा भी शायद 5वीं क्लास से आगे नहीं गए। लेकिन हम लोग चाहे दुनिया की सारी किताब पढ़ते हैं, अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा। और वो इसीलिए नहीं कि वो हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजुर्बा है और रहेगा। अब अमेरिका की कैसी राज व्यवस्था है, या आदमी हिलेरी ने कितने विवाह किए, और आकाश में कितने नक्षत्र हैं, ये सब बातें चाहे उन्हें ना मालूम है, लेकिन हजारों ऐसी बातें हैं जिनका ज्ञान उन्हें हमसे और तुमसे ज्यादा है। और भगवान ना करे अगर आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव भूल जाएंगे। दादा को फोन करने के सिवा तुम्हें कुछ और ना छूटेगा। लेकिन अगर तुम्हारी जगह पर दादा हो ना किसी को फोन करे, ना बदहवास होना घबराए, सबसे पहले मर्ज पहचान कर उसका खुद इलाज करेंगे। अगर उसमें सफल ना हुए फिर किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। अरे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम और तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। जो कुछ दादा भेजते हैं हम उसे 20-22 तक खर्च कर जाते हैं। नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन आज हम और तुम जितना खर्च कर रहे हैं ना, उसके आधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग, बड़ी इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है और एक कुटुंब का पालन किया। उसमें हम सब मिलाकर 9 लोग थे। अपने हेडमास्टर साहब कोई देख लो, MA है कि नहीं है, और यहाँ के MA नहीं है, ऑक्सफोर्ड के 1000 रुपए पाते हैं। लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है? उनकी बूढ़ी माँ। अरे पहले घर का इंतजाम खुद करते थे तो खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। लेकिन जब से उनकी बूढ़ी माँ ने घर का प्रबंध हाथ में संभाला है, मानो घर में लक्ष्मी आ गई है। तो भाईजान, ये रूल दिमाग से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और समझ लो मेरे देखते तुम बेराह ना चल पाओगे। और अगर तुम ऐसे नहीं माने ना तो मैं इसका भी प्रयोग कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही हैं। मुँह धो लो, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को बना देता हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ ठीक है रुको 1 मिनट रुको तो। ये लो तुम्हारे लिए, मुझे तुम्हारी पसंद का ख्याल रहता है। मैं पतंग उड़ाने को मना नहीं करता, अरे मेरा भी लग जाता है। लेकिन अगर खुद बेराह चलूंगा तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूंगा? ये जिम्मेदारी भी तो मेरे ही सिर पर है ना। फटाफट मुंह धो, मैं कुछ खाने के लिए बना देता हूँ। और तेज भूख लगी, जाओ।
उसमें प्यार और स्नेह झलकता है। और वहीं पे अगर आपके अपने बड़े भाई साहब हो तो प्यार और स्नेह के साथ साथ जिम्मेदारी भी आ जाती है। मैं भाई साहब की स्नेह से नतमस्तक हो गया और आज सचमुच मुझे अपनी लघुता का अनुभव हुआ। अरे उन्हें मुझे डांटने का हक है, मारने का हक है। उन्हें मुझे डांटने और मारने का हक है। नहीं भाई साहब, आप जो कुछ भी कहते हैं सब सच है। और आपको कहने का हक है। सॉरी भाई साहब, सॉरी।